नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग गेट का जो पीआईक्यू आए है ग्रुप थ्योरी टॉपिक के ऊपर उस टॉपिक को हम अच्छे से करेंगे। मतलब हम गेट के जो ग्रुप थ्योरी में पीआईक्यू आए हैं उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिख लिख के कैसे उसका कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीज़ है, सारा सब कुछ समझेंगे। मेरा कोशिश रहेगा 2007 से यानी 2007 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आपके पास गेट 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप थ्योरी के ऊपर, मैं सब उसका सॉल्यूशन आपको करके दूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसका थोड़ा सा मैं अप्रोच बता देता हूँ। मतलब गेट कैसे सोचते हैं, गेट का जो प्रोफेसर है वो लोग कैसे सोचते हैं ग्रुप थ्योरी के टॉपिक को। देखिए, बेसिकली मेरा जो ऑब्जर्वेशन है गेट के ग्रुप थ्योरी के टॉपिक में, मतलब प्रोफेसर लोग बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक है लॉजिकल और दूसरा है मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड, देखिए मेरे हिसाब से लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो उतना खास नहीं है। क्योंकि आप अगर आपको मेमोरी आपका मतलब उस दिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में उस दिन सही से काम हो गया, आपका मेमोरी सही से मतलब सही से आपका जो कॉन्सेप्ट याद में आ गया, फॉर्मूला याद में आ गया, तो आप बहुत बढ़िया से उस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन क्यों सही है? क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन में आपको लॉजिकली थिंकिंग करना है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन उतना खास नहीं होता है, लेकिन गेट में मेमोरी एज वेल एज लॉजिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले हम हर एक क्वेश्चन को कैटेगराइज करेंगे कि वो क्वेश्चन लॉजिकल है या फिर मेमोरी बेस्ड या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड है। उसके बाद मैं उसका सल्यूशन करके दूंगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन 2007 में 2007 में गेट 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ अल्फा for which g equals to alpha 139 1927 is a cyclic group under multiplication modulo 56। सो बेसिकली अल्फा के किस वैल्यू के लिए ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 56 के अंदर साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करेगा। तो देखिए, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन लॉजिकल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका मेमोरी उतना अच्छा खासा यूज नहीं हो रही है, पूरा लॉजिकली यूज हो रही है। तो एक चीज समझिए, ये ग्रुप साइक्लिक है और ग्रुप है, तो ग्रुप का हम प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो ग्रुप के प्रॉपर्टी होने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सा होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मतलब अगर ए और बी दोनों जी के अंदर है तो उसके प्रोडक्ट, क्योंकि इधर ग्रुप ऑपरेशन हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या बोलेंगे, उसके जो प्रोडक्ट वो भी जी के अंदर होना चाहिए। तो अब देखिए, क्योंकि अल्फा हमारा जी के अंदर है, 3 हमारा जी के अंदर है, तो हम बोल देंगे अल्फा एंड 3 बिलोंगिंग टू जी, दैट इंप्लाइज दैट 3 अल्फा बिलोंगिंग टू जी। अब अल्फा को बारी बारीके से हम एक बार 5 15 25 35 पुट करके देखेंगे। अगर इनमें से किसी भी मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो अगर जी के अंदर है, तो हम बोल देंगे वही हमारा रेस्पेक्टिव अल्फा के वैल्यू है। अब आइए ऑप्शन ए को देखते हैं। सो अल्फा इक्वल्स टू हमने 5 चूज कर ली, सो 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 15। अब देखिए ग्रुप हमारा यहाँ पर ये है अल्फा 139 1927। 15 तो जी के अंदर नहीं है, दैट मीन्स अल्फा 5 नहीं हो सकते, सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी में अगर अल्फा को हमने 15 मान लिए तो 3 अल्फा कितने होते हैं? 3 अल्फा इक्वल्स टू 15 इंटू 3 दैट इज 45। वो भी जी के अंदर नहीं है, 45 भी आपका जी के अंदर नहीं है। दैट मीन्स
अल्फा का वैल्यू 15 भी नहीं हो सकती है। नंबर सी, आइए देखते हैं। अब अल्फा का वैल्यू हमने 25 मान के चले, सो 3 इंटू 25 दैट इज इक्वल्स टू 75, और 75 क्योंकि 56 से बड़ा है तो हमें क्या करना है, 75 मॉड 56 करना है। तो 75 मॉड 56 होता है 19। अब देखिए 19 जी के अंदर है, तो हम बोल सकते हैं अल्फा का वैल्यू 25 हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे अल्फा का वैल्यू एग्जैक्टली 25 हो जाएगा। चलिए ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब आप एक बार अल्फा के वैल्यू 35 पुट करके देखते हैं। सो 3 इंटू 35 व्हिच इज इक्वल्स टू 105 मॉड्यूलो 56। अब 105 मॉड 56 ये होता है 49। अब देखिए 49 भी जी के अंदर नहीं है, सो क्लियरली यहां से हम बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू 25, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ए, बी एंड डी इज रॉन्ग आंसर। सो ये क्वेश्चन बेसिकली लॉजिकल बेस है। आपको यहाँ पर मेमोरी इतना अच्छा खासा यूज नहीं हो रही, दैट इज ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 2007 में पूछा गया था। सो आइए देखते हैं कैसे इसके सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड आउट कर लेते हैं और जो जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। कंसिडर Z24 एज द एडिटिव ग्रुप मॉड्यूलो 24। सो अगर हम सॉल्यूशन करें इस क्वेश्चन को, तो G क्या है, G इज बेसिकली Z24 ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो 24। Then the number of elements of order 8 in G, 8 in the group Z24 each. So देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। क्यों ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है? सो हम लोग जानते हैं फॉर एनी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर एनी साइक्लिक ग्रुप G, the number of elements of order D is phi of D, where phi is an Euler phi function। मतलब किसी भी साइक्लिक ग्रुप में कोई पर्टिकुलर डी ऑर्डर एलिमेंट आपको निकालना है, कितने नंबर ऑफ डी ऑर्डर का एलिमेंट है वो आपको निकालना है। तो सिंपली आपको उस ऑर्डर के फाई को निकाल लीजिए तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में हमें बोला है 8 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, तो हमें फाई ऑफ 8 निकालना है। तो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 क्यूब, दैट इज, पर हम जानते हैं अगर फाई ऑफ p टू दी पावर n इक्वल्स टू p टू दी पावर n माइनस p टू दी पावर n माइनस 1, दैट इज इसका आंसर होगा 2 क्यूब माइनस 2 टू दी पावर 3 माइनस 1, दैट इज 8 माइनस 4 व्हिच इज इक्वल्स टू 4। सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, बाकी ए, बी, सी इज नॉट करेक्ट आंसर। सो अगर आपको ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर ये रिजल्ट आपको याद नहीं है तो Z24 को आपको लिखना पड़ेगा, फिर एक एक एलिमेंट के ऑर्डर चेक करके आपको बोलना होगा 8 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है। वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो सही अप्रोच नहीं है। तो आप सिंपल इस रिजल्ट को याद रख लीजिए। सो ये क्वेश्चन भी मेमोरी बेस्ड है, सो उतना खास क्वेश्चन नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था। सो सॉरी, ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था। क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट जी इक्वल्स टू आर माइनस 0। सो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सो जी क्या है, जी इज बेसिकली आर माइनस 0, मतलब आर में से हम लोग 0 को
सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और एज एक सेट है 1, -1 बी ग्रुप्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, मतलब जी और एज दोनों ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। देन द मैप फाई from G to H defined by phi of x equals to x by mod of x each not a homomorphism, 1 homomorphism which is not on 2 and on 2 homomorphism which is not 1 and isomorphism. So basically हमें जो गिवन मैपिंग है फाई उसको होमोमॉर्फिज्म हमें है या नहीं है ये सब हमें चेक करने के लिए बोला है। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज लॉजिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको उतना अच्छा खासा मेमोरी का यूज नहीं होगा। इस क्वेश्चन भी आपको लॉजिकल क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान दीजिए, होमोमॉर्फिज्म हम कैसे दिखाते हैं, किसी भी ग्रुप के अंदर होमोमॉर्फिज्म हम कैसे दिखाते हैं। सो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमें दो चीज करना होता है, तो मैं लिख लेता हूं अच्छे से। फॉर चेकिंग a map each a group homomorphism phi of a dot b equals to phi of a into phi of b, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में ही ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, सो मैंने फाई ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल्स टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी लिख दिया, जहां पर ए और बी दोनों जी से आ रही है। तो आइए अब जो हमारा डेफिनेशन है उसके हिसाब से चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया, ए और बी को r-0 से दोनों पकड़ लिए। देन फाई ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए बी डिविजिबल बाई मॉड ए एंड मॉड बी। अब देखो हम जानते हैं मॉड ऑफ ए बी होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी के बराबर, तो हम इसको लिख देंगे ए बी बाई मॉड ए इंटू मॉड बी। इसको हम फर्दर लिख देंगे ए बाई मॉड ए इंटू बी बाई मॉड बी। अब ए बाई मॉड ए ये क्या है, ए बाई मॉड ए ये क्या है, दिस इज बेसिकली फाई ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई फाई ऑफ बी। So therefore phi of a dot b equals to phi of a dot phi of b for all a b belonging to r-0, क्योंकि a और b आर्बिट्री एलिमेंट है। सो फॉर ऑल एलिमेंट के लिए ये सेटिस्फाई हो रही है। सो यहां से हम बोल सकते हैं फाई इज एन होमोमॉर्फिज्म। सो ऑप्शन ए में बोल रहा है फाई इज नॉट एन होमोमॉर्फिज्म, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर। अब देखिए 1-1 और ऑन टू ये हमें चेक करना है, फाई एक 1-1 होमोमॉर्फिज्म या फिर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म ये हमें चेक करना है। तो 1-1 चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, 1-1 चेक करने के लिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक। सो मैं अगर लिख दू 1-1, लेकिन फाई 1-1 होमोमॉर्फिज्म नहीं है, क्यों नहीं है। सो देखिए मैंने पकड़ लिया 2 और 3 दोनों मैंने r-0 से मैंने उठा लिया। अब फाई ऑफ 2 का इमेज क्या है, फाई ऑफ 2 का इमेज है 2 डिविजिबल बाई मॉड 2 दैट इज 2/2 व्हिच इज इक्वल्स टू 1। फाई ऑफ 3 के इमेज क्या है 3 डिविजिबल बाई मॉड 3 व्हिच इज इक्वल्स टू 3/3 व्हिच इज अगेन 1। सो 2 और 3 दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन फाई ऑफ 2 और फाई ऑफ 3 दोनों इक्वल है। सो यहां से हम बोल सकते हैं जो हमारा होमोमॉर्फिज्म है फाई जो होमोमॉर्फिज्म है फाई इज नॉट 1-1, फाई 1-1 नहीं है। सो आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन बी में बोल रहा है ए 1-1 होमोमॉर्फिज्म व्हिच इज नॉट ऑन टू, सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि फाई 1-1 नहीं है तो आइसोमॉर्फिज्म होने का कोई तो सवाल ही नहीं उठता है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा बट 1-1 नहीं होगा। लेकिन आपको मैं फिर भी दिखा देता हूँ कैसे ऑन टू होगा। अब देखिए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होने के लिए या फिर कोई भी मैपिंग को अगर ऑन टू होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए,
कोडोमेन का हर एक एलिमेंट के प्री इमेज मिलना चाहिए। तो कोडोमेन हमारा क्या है? कोडोमेन इज 1, -1। अब आप देखिए 2 का अगर हम 5 में 2 में 5 अप्लाई करें तो 2 बाई मॉड 2 दैट इज 1। अब हमने -2 के ऊपर 5 अप्लाई किया, सो -2 बाई -2 के मॉड दैट इज -2 बाई 2 दैट इज -1। दैट मीन्स 1 और जो हमारा -1 दोनों के ही प्री इमेज मिल रहे। सो यहां से हम बोल सकते हैं 5 ईच ऑन 2। सो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाकी ए, बी एंड डी इज नॉट करेक्ट। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज लॉजिकल क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन ऑल्सो बी आस्क्ड इन 2008। सो आइए क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45। सो जो इंफॉर्मेशन है पहले एक एक चीज को लिख लेते। सो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 45। Let H be a 3 silo subgroup of G and K be a 5 silo subgroup of G. So H is 3 SSG। हम 3 साइलो सबग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में SSG लिखेंगे। और हमारा जो K है सो अच्छे से लिख देते हैं, K इज इक्वल्स टू 5 साइलो सबग्रुप। देन H एंड K आर नॉर्मल, H इज नॉर्मल, K इज नॉर्मल। सो बेसिकली हमें H और K नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है ये हमें चेक करना है। सो अगेन दिस इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब अगर कुछ सर्टेन रिजल्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके हुई चुटकी वजह से आप कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन मतलब कुछ रिजल्ट आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पर साइलो का जो थर्ड थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑर्डर ऑफ जी है 45 उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 45 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5। नाउ बाई साइलो थर्ड थ्योरम, थर्ड THE OREM, now by Silo third theorem, number of number of 3 SSG is 1 plus 3K divisible by 5, where K is 0, 1, 2, 3 dot dot। अब आइए K को 0 पुट करके देखते हैं। K को अगर 0 पुट करेंगे तो 1 देखिए 5 को डिवाइड कर रही है, हाँ जी बिल्कुल कर रही है। K को अगर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 व्हिच इज इक्वल्स टू 4 जो कि 5 को डिवाइड नहीं कर रही है। सिमिलरली K को अगर आप 2 पुट करेंगे तो 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 7, 5 को डिवाइड नहीं करिए। सो बाकी सारे K के लिए वो 5 से बड़ा हो जाएगा तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और रिजल्ट है यहाँ पर इफ, सो रिजल्ट लिखने से पहले मैं बता देता हूँ। सो हमें 3 SSG यानी साइलो जो था 3 SSG साइलो 3 सब ग्रुप यूनिक मिल रही है। और एक रिजल्ट है अगर किसी भी साइलो सब ग्रुप यूनिक होता है तो वो साइलो सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता। सो रिजल्ट को मैं लिख देता हूँ, इफ एनी साइलो सब ग्रुप इज यूनिक, this implies that normal subgroup so that is third 3 SSG is unique and this is a normal subgroup, so that is H is normal subgroup। so ऑप्शन में से देखिए, सो D जो हमारा है D ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली H इज नॉट नॉर्मल, C ऑप्शन भी नहीं होगा। एंड अगेन हम लोग अब आइए K को चेक करते हैं, K इज नॉर्मल और नॉट। सो यहां से हम लिख देंगे, सो नंबर ऑफ 5
SSG each 1 plus 5k divisible by 9 where k is 0 1 2 3 डॉट डॉट। अब आइए k को 0 पुट करके देखते हैं। सो 1 डिविजिबल बाई 9, हाँ जी सेटिस्फाई हो रही है। k को 1 पुट करके देखते हैं। 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 6 जो कि 9 को डिवाइड नहीं कर रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। k इक्वल्स टू 2 दैट इज 1 प्लस 10 विच इज 11 जो कि 9 को डिवाइड नहीं कर रही है। और बाकी जो k है 3 4 के लिए वो तो 9 से बड़ा हो जाएगा, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो अगेन 5 SSG each unique, so that is k each normal subgroup, normal subgroup, normal subgroup. So H and K both are normal subgroup. So option A is the correct, B is not correct. So again this is a memory based question. अगर आपको ये दोनों रिजल्ट याद है एग्जाम में, तब ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। विद इन सेकंड्स में से ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं तो यहाँ पर बहुत लिख के कर रहा हूँ, इसीलिए 2-3 मिनट लग जा रहा है, लेकिन आपसे तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड से ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो दोस्तों हो सकता है मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब है, सो हैंड राइटिंग के उतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस भावना में फोकस कीजिए। बाकी हैंड राइटिंग तो खराब अच्छा भला वो तो होता ही रहता है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो अब आता है 2009 का क्वेश्चन। सो अगेन दिस इज ए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। सो आइए क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, क्योंकि लिखने के स्पेस नहीं है, तो थोड़ा सा जूम आउट कर देता। लेट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी डिनोट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। सो इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ग्रुप साइक्लिक नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो रिजल्ट याद रखना है। सो सबसे पहले जो रिजल्ट आता है ऑटोमॉर्फ, अच्छे से लिख लेता हूँ क्योंकि हैंडराइटिंग मेरा खराब हो रही है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेट एन इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू यूएन। This is number 1 result. Number 2 result is u of 2 to the power n is isomorphic to z2 cross z2 to the power n minus 2. Number 3 result is u of p to the power n is isomorphic to zp टू दी पावर n माइनस zp टू दी पावर n माइनस 1। इन तीनों रिजल्ट को आपको याद रखना है, तब जाके ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। सो ऑप्शन ए में बोला है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4, ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक है? दिस इज आइसोमॉर्फिक टू U4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? U2 स्क्वायर। सो नाउ बाई फॉर्मूला 2 या फिर अब रिजल्ट 2 के मदद से आप बोल सकते हैं U2 स्क्वायर इज अगेन आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 टू दी पावर 2 माइनस 2, दैट इज Z2 क्रॉस Z2 टू दी पावर 0, दैट इज Z2 क्रॉस Z1 which is again आइसोमॉर्फिक टू Z2, और Z2 एक साइक्लिक ग्रुप है। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी की तरफ देखते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z6 which is आइसोमॉर्फिक टू U6। अब देखिए, हाँ एक और रिजल्ट लिख लीजिए, रेड पेन से लिख देते हैं। एक और रिजल्ट लिख लीजिए, U of PQ is always equals to U of P into U of Q। एंड एक और रिजल्ट लिख लीजिए, एक और रिजल्ट है U of P is isomorphic to Z of P minus 1, where P एंड जो Q है हमारा प्राइम नंबर है एंड डिस्टिंक्ट प्राइम है और डिस्टिंक्ट प्राइम होना चाहिए। सो सिमिलरली हम 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, डिस्टिंक्ट प्राइम है। सो बाई प्रॉपर्टी नंबर 4
इसको हम लिख सकते हैं U2 into U3। नाउ बाई प्रॉपर्टी नंबर 5 U2 को हम लिख सकते हैं Z1 into Z2। अगेन दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 और Z2 क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन सी की तरफ देखते हैं। नाउ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8 इज आइसोमॉर्फिक टू U8। नाउ U8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 क्यूब। नाउ बाई फॉर्मूला 2 के मदद से हम लिख सकते हैं दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 टू द पावर 3 minus 2, so which is equals to Z2 cross Z2 to the power 1, so which is equals to Z2 cross Z2। अब देखिए Z2 cross Z2, this is not a cyclic group। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, Z2 साइक्लिक ग्रुप है, Z2 साइक्लिक ग्रुप है, Z2 साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन उसका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो साइक्लिक ग्रुप क्यों नहीं है? देखिए, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है। किसी भी ग्रुप को साइक्लिक होने के लिए ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल एक एलिमेंट के ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन Z2 क्रॉस Z2 में जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर है वो है 2 है। 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा, इसीलिए Z2 क्रॉस Z2 एबिलियन है बट साइक्लिक नहीं है। सो यहां से हम बोल सकते हैं जो हमारा U8 है दैट इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8, दिस इज नॉट साइक्लिक ग्रुप। सो सिमिलरली आप Z10 को भी चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं इधर छोटा से करके चेक कर देता हूँ। ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z10, इसको हम लिख सकते हैं U2 into U5, दिस इज Z1 into Z4, इस ये फर्दर आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z4, सो दिस इज अगेन साइक्लिक ग्रुप, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है नॉट साइक्लिक, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए, दिस इज अगेन ए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको ये रिजल्ट, ये जो मैंने पांचों रिजल्ट यहाँ पर लिख के रखा हूँ, ये रिजल्ट अगर आपको याद में है तो ये 2 मार्क्स आपके झोली में आके गिर जाएगा। अगर ये पांचों रिजल्ट में एक भी रिजल्ट आप भूल गए हैं तो एग्जाम सेंटर में बैठ के आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिस इज 2009 में पूछा गया था क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। इफ ZG denotes the center of a group G, then the order of the quotient group G by ZG cannot be। ओके, अच्छा, जिन लोगों को सेंटर ऑफ ए ग्रुप पता नहीं है उसके लिए मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है? तो सेंटर ऑफ ग्रुप का जो डेफिनेशन होता है, X belonging to G such that X of G equals to G of X for all G belonging to X। इसका मतलब क्या है? ग्रुप का हर एक एलिमेंट जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे, वो लोग सेंटर ऑफ जी में आ जाएगा। मतलब यहां से तो आप एक रिजल्ट डायरेक्टली बोल सकते हैं, अगर इफ एनी ग्रुप इज abelian then G equals to ZG। क्योंकि अगर कोई ग्रुप एबिलियन हो जाता है तो उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो जो सेंटर होगा वो ग्रुप के बराबर हो जाएगा। और ये प्रूफ भी हम कर सकते हैं, जो सेंटर ऑफ ग्रुप है वो हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है जो हमारा मेन ग्रुप है उस मेन ग्रुप के साथ। तो इसीलिए हम कोसेंट ग्रुप को फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कोसेंट ग्रुप को फॉर्म करने के लिए जो कोसेंट में ग्रुप है उस ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, तब जाके हम कोसेंट ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। आई होप ये सब
कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर पता नहीं है तो कमेंट कर दीजिए, मैं इसमें से भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अब आता है क्वेश्चन में। अब हमें बोला है इस क्वोशेंट ग्रुप का ऑर्डर इन चारों में से कौन सा नहीं हो सकता है। सो अगेन दिस इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपका एक छोटा सा रिजल्ट को आपको याद होना चाहिए। सो मैं ये रिजल्ट लिख के दे देता हूँ। इफ जी बाई जेड जी इज साइक्लिक, इफ एंड ओनली इफ जी इज एबिलियन। मतलब अगर जी बाई जेड जी हमारा साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा तब हमें जी को एबिलियन होना चाहिए, या फिर जी अगर एबिलियन हो जाए तो जी बाई जेड जी को साइक्लिक होना चाहिए। देखिए इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं इसका छोटा सा प्रूफ भी करने जाऊं ना, तो सबसे पहले देखिए जी बाई जेड जी साइक्लिक है। जी बाई जेड जी साइक्लिक है तो जी एबिलियन है। सो साइक्लिक अगर है तो जी तो हमारा जेड जी के बराबर हो जाएगा। जी अगर जेड जी के बराबर हो जाएगा तो जी बाई जेड जी हमारा क्या हो जाएगा, जेड जी अपॉन जेड जी, विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड वन, और हम जानते हैं जेड वन इज ऑल्सो एन एबिलियन ग्रुप। सिमिलरली जी अगर एबिलियन हो जाएगा तो जी बाई जेड जी साइक्लिक ग्रुप होगा। अब आते हैं क्वेश्चन के तरफ। अब देखिए ये जो 15 है ना, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 को हम लिख सकते हैं 5 into 3, या फिर अब इसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 3 into 5। आप एक और रिजल्ट लिख लीजिए, एक और नाइस रिजल्ट लिख लीजिए। इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी लेस देन क्यू एंड P divides Q minus 1, this implies that G is not a cyclic group. If P does not divide Q minus 1, this implies G is a cyclic group. ये होता है हमारा दो रिजल्ट, लेकिन इसका एक तीसरा रिजल्ट आता है, वो भी बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट है। If G is abelian, इस रिजल्ट जो मैं थर्ड नंबर पे रिजल्ट लिख रहा हूँ, इस रिजल्ट का प्रयोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ही होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इस रिजल्ट का प्रयोग होगा। इफ जी इज एबिलियन एंड ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू पी क्यू, पी शुड लेस देन क्यू एंड पी शुड लेस देन क्यू, तब अगर पी क्यू माइनस 1 से डिवाइड करे या ना करे, यहां से हम डायरेक्ट बोल देंगे जी इज साइक्लिक। जी साइक्लिक मतलब जी अगर एबिलियन हो जाए और जी का ऑर्डर पी या इंटू क्यू के फॉर्म में है तो जी पक्का साइक्लिक हो जाए, पक्का साइक्लिक हो जाएगा। तब आपको देखने की जरूरत नहीं है पी क्यू को क्यू माइनस 1 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, ये सब चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 15 में 3 into 5 लिख सकते हैं। देखिए 3 5 से छोटा है, 3 5 माइनस 1 दैट इज 4 को डिवाइड नहीं करते। दैट मीन्स जो 15 ऑर्डर के ग्रुप है ना, वो ग्रुप हमेशा साइक्लिक होगा। अगर जी बाई जेड जी साइक्लिक मतलब हमेशा साइक्लिक होगा। सो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या आ रही है, यहाँ से हमें जो रिजल्ट आ रही है, ये रिजल्ट बोल रहे अगर जी बाई जेड जी साइक्लिक हो गया तो जी को एबिलियन होना चाहिए। अगर जी बाई जेड जी साइक्लिक हो गया, जी को एबिलियन होना है। अगर जी एबिलियन हो गया तो जी तो जेड जी के बराबर हो जाएगा। अगर जी जेड जी के बराबर हो गए तो जी बाई जेड जी जो होगा हमारा, वो तो जेड जी बाई जेड जी विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड वन, और जेड वन का ऑर्डर कितना है, जेड वन का ऑर्डर 1 है। सो दैट मीन्स 15 ऑर्डर कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती जी बाई जेड जी के ऑर्डर में। आई होप आपको पूरा अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। बाकी 4 6 और 25 ऑर्डर पॉसिबल है, लेकिन 15 ऑर्डर जी बाई जेड जी के कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
क्योंकि हमें बोला है कैन नॉट। सो दिस इज अगेन ए नाइस क्वेश्चन। सो मेरे हिसाब से दिस क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, क्योंकि दिस इज बोथ लॉजिकल, अरे लॉजिकल, बोथ लॉजिकल प्लस मेमोरी बेस्ड, दोनों का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज नाइस क्वेश्चन। अगर आपको ये सब मतलब रिजल्ट आता है, आप सही से लगा पाए, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा आराम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2010 में 2 मार्क्स से आए थे, पढ़ लेते हैं एक बार। लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप, देखिए यहाँ पर एबिलियन लिखा है, ऑफ ऑर्डर 6 एंड G2 इक्वल्स टू S3। सो सबसे पहले आइए सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सो G1 का जो ऑर्डर है वो क्या है, 6। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और 2 जब भी ऐसा हो जाए, जी एबिलियन हो जाए और जी का ऑर्डर पी क्यू के फॉर्म में है, तब मैंने ऊपर का रिजल्ट क्या बोला, यहाँ से हम बोल सकते हैं जी इज साइक्लिक। जी इज साइक्लिक मतलब G1 इज साइक्लिक। अगर G1 साइक्लिक है कोई भी 6 ऑर्डर के, तो वो ग्रुप किसके साथ आइसोमॉर्फिक होता है, Z6 के साथ। और Z2 हमें क्या बोला है, Z2 हमें बोल दिया है S3। फॉर Z, फॉर G, Z, फॉर J इक्वल्स टू 1 to P of J be the statement ZG has a unique subgroup of order 2। मतलब बोल रहा है G1 के पास एक 2 ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप है, G2 के पास एक 2 ऑर्डर के यूनिक सब ग्रुप है। अब अगर अगेन एक आप रिजल्ट को लिख लीजिए, फॉर एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, there exist a unique subgroup of order D such that D divides n। मतलब अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जिसके ऑर्डर n है, n का जितने भी डिवाइजर है, उस डिवाइजर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें एक एक यूनिक सब ग्रुप मिल जाएगी। अब आइए P1 स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। P1 स्टेटमेंट बोल रहा है G1 ग्रुप के पास 2 ऑर्डर के एक यूनिक सब ग्रुप होगा। अरे हाँ भाई होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि G1 जो हमारा ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 है, और हम जानते हैं 2 तो 6 को डिवाइड करते हैं, तो 2 ऑर्डर के एक साइक्लिक सब ग्रुप मिल जाएगा या फिर सब ग्रुप मिल जाएगा। सो P1 इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो देखिए P2 होल्ड, सो D इज नॉट करेक्ट एंड B इज नॉट करेक्ट। बाकी हमें P2 को देखना है। देखिए P2 में बोला है S3 के पास यूनिक 2 ऑर्डर के सब ग्रुप मिलेगा। अरे भाई कैसे मिलेगा, S3 को एक बार आप लिख लीजिए। S3 के अंदर क्या क्या है, S3 के अंदर आइडेंटिटी है, 1-2 परम्यूटेशन है, 1-3 परम्यूटेशन है, 2-3 परम्यूटेशन है, 1-2-3 1-3-2 परम्यूटेशन है। इसके ऑर्डर है 2, इसके ऑर्डर है 2, इसके ऑर्डर है 2, इसके ऑर्डर है 3, इसके ऑर्डर है 3। और हम जानते हैं किसी भी ग्रुप में अगर डी ऑर्डर का एलिमेंट, एक डी ऑर्डर का कोई एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट से हम एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। मतलब मेरे बोलने के है, हम एक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं जो 1-2 से जनरेट हो रही है, हम एक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं जो कि ना 1-3 से जनरेट हो रही है, हम एक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं जो कि ना 2-3 से जनरेट हो रही है। और H1, H2, H3 तीनों का ऑर्डर ही 2 है, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं S3 के पास तीनों 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है, ना कि यूनिक। सो दैट इज P2 इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो P1 होल्ड्स बट P2 नॉट होल्ड्स। सो C ऑप्शन करेक्ट, A ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। So again, this is memory as well as logical question. So this is good question, I hope. So आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, सो दिस इज 2010 में पूछा गया था, which one of the following groups is simple?
सो जिन लोगों को सिंपल ग्रुप का डेफिनेशन नहीं आता है, मैं एक बार लिख देता हूँ सिंपल ग्रुप का डेफिनेशन क्या है। एनी ग्रुप G is said to be simple if G does not have any non-trivial proper normal subgroup। प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप इसका मतलब क्या है? किसी भी ग्रुप को हम सिंपल ग्रुप तब बोलेंगे जब उस ग्रुप के पास कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप पॉसिबल नहीं है, तब उस ग्रुप को हम बोल देंगे सिंपल ग्रुप। सो देखिए S3 के पास हमेशा, मतलब अब ये रिजल्ट याद रखना, Sn के पास हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो कि है An, और An नॉन ट्रिवियल भी है प्रॉपर भी है। सो सिमिलरली S3 के पास A3 है जो कि ऑल्टरनेटिंग ग्रुप है, सिंपल है, सॉरी नॉर्मल सब ग्रुप है, दैट मीन्स ऑप्शन H फॉल्स टर्नर। Gl2 के पास भी एक नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं Sl2R। सो ये भी नहीं होगा। सिमिलरली Z2 क्रॉस Z2, अरे भाई ये तो एबिलियन ग्रुप है, और हम जानते हैं कोई भी अगर एबिलियन ग्रुप है उस एबिलियन ग्रुप के हर एक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो इसका तो कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगेन दिस इज ए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो 2010 में पूछा गया था, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सो आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लेट G बी द ग्रुप ऑफ ऑल सिमेट्रिक ऑफ स्क्वायर। सो यहाँ पर अगर आप इस लाइन को डिकोड कर लिए तब ये क्वेश्चन आपको चुटकी वजह से हो जाएगा। मतलब G यहाँ पर है D4, दैट इज डाइहेड्रल ग्रुप है। यहाँ पर G D डाइहेड्रल ग्रुप को हम कैसे लिख सकते हैं? A स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यहाँ पर लिख दीजिए B स्क्वायर B क्यूब एंड B टू द पावर 4 इक्वल्स टू आइडेंटिटी AB स्क्वायर AB क्यूब। ये है हमारा डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ 4। इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ D4 ईच, हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ DNH2n, दैट इज इसका ऑर्डर है 8। अब क्वेश्चन में बोला है देन द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इन जी में कितने कॉन्जुगेट क्लासेस होगा डिस्टिंक्ट। सो यहाँ पर एक रिजल्ट है, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 2 टू दी पावर p के फॉर्म में है तो उसके जो क्लास इक्वेशन होता है वो होता है 1, कितने p है, p जितने बार है मतलब p जितने बार है उतने टाइम्स 2 को रिपीट कर दो, 2 2 2 2 2 p टाइम्स, और बाकी जितना एलिमेंट हो जाएगा, बाकी जितना कम हो जाएगा उसको आप 1 से रिप्लेस, मतलब 1 से फुलफिल कर दो। मतलब मेरे बोलने का जो मतलब है मैं इस एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। देखिए 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 क्यूब। सो यहाँ पर p कितना है? p है 3, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1। सो 3 बार 2 को लिखूंगा 2 2 2। देखिए 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो बाकी आएगा एक हमारा 8। सो कितना कॉन्जुगेट क्लास होगा? 1 कॉन्जुगेट क्लास, 2 कॉन्जुगेट क्लास, 3 कॉन्जुगेट क्लास, 4 कॉन्जुगेट क्लास, 5 कॉन्जुगेट क्लास। सो डिस्टिंक्ट जो कॉन्जुगेट क्लास होगा वो 5 हो जाएगा। सो A C D इज नॉट करेक्ट। अगेन दिस इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन 2011 में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 3 साइकिल
2, 3, 4 इन द सिमेट्रिक ग्रुप S6। मतलब हमें क्वेश्चन में बोला है S6 ग्रुप में 2, 3, 4 इस टाइप के जो 3 साइकिल है, इस टाइप के जो 3 साइकिल है, उस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 3 साइकिल, मतलब इस टाइप के जो एलिमेंट है कॉन्जुगेसी क्लास में वो कितने होगा ये हमें निकालना है। सो बेसिकली अगर मैं इसको रो मान के चलूं, सो हमें क्लास ऑफ रो को निकालना है, तो देखिए S6 में 6 परम्यूटेशन रहता है। सो बाकी एक तो है 3 साइकिल, सो बाकी कैसे साइकिल होगा, 1 साइकिल 1 साइकिल 1 साइकिल। सो बाकी साइकिल को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 है, 5 है, 6 है। सो ये 3 साइकिल है, ये 1 साइकिल है, ये 1 साइकिल है, ये 1 साइकिल है। तो हमें इस टाइप के एलिमेंट के ऑर्डर निकालना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। सो इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सिंपल सा है, 6 फैक्टोरियल। 3 कितने बार आ रही है, 3 आ रही है एक बार। सो इसको हम लिख देंगे 3 टू द पावर 1, जितने पावर में है उसके फैक्टोरियल ले लीजिए, 1 फैक्टोरियल इनटू 1 कितने बार आ रही है, 3 टाइम्स आ रही है, 1 क्यूब इनटू 3 फैक्टोरियल। अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आए तो उसको रिपीट करके दोबारा देखिए, आई होप समझ में आ जाएगा। अब यही है ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ रो। 6 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिविजिबल बाई 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। नाउ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 6 से 3 से 6 में 2 चला गया, सो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 दैट इज 40। सो ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ रो इज इक्वल्स टू 40। सो आइए देखते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ए सी डी इज नॉट करेक्ट आंसर। फॉर्मूला याद है तो एक नंबर ले जाइए, अगर नहीं है तो एक नंबर छोड़ दीजिए एग्जाम के हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन 2012 में 2 मार्क्स के लिए पूछे गए। सो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नॉन ट्रिवियल ग्रुप containing element x and y such that x to the power 7 equals to y to the y square equals to identity and yx equals to x to the power 4 y each। मतलब ये x and y दो एलिमेंट है एक ग्रुप G में। अब बोला है G का स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है जहां पर एक्स एंड वाई ये दो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या गलती कर देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट में क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए एक्स टू दी पावर 7 इंच आइडेंटिटी बोला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे ऑर्डर ऑफ एक्स इज 7 एंड ऑर्डर ऑफ वाई इक्वल्स टू 2, क्योंकि 7 और 2 मतलब स्मॉलेस्ट क्योंकि 2 7 को डिवाइड नहीं करता है, तो स्टूडेंट लोग क्या कर देंगे 2 और 7 दोनों को मल्टीप्लाई करके दैट इज 14 ऑर्डर स्मॉलेस्ट होना चाहिए। लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है, ये गलत अप्रोच है, ये गलत अप्रोच है। आइए दिखाता हूँ मैं सही अप्रोच क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। सो पहले तो मतलब पहले तो हम 14 को डिस्कट कर देंगे। तो देखिए इस दो रिलेशन को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। एक्स टू दी पावर 7 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यहाँ से हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ एक्स इज आइदर 1 और 7 एंड ऑर्डर ऑफ वाई इज आइदर 1 और 2। नाउ वाई ऑफ एक्स इज एक्स टू दी पावर 4 इंटू वाई। यहाँ पर आप वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट साइड, वाई एक्स वाई इनवर्स, सॉरी x4 को हम अकेला करेंगे, दैट मीन्स हम क्या करेंगे x टू दी पावर 4 वाई वाई इनवर्स वाई एक्स वाई इनवर्स दैट इज
x to the power 4 इज y x y इनवर्स। अब अगेन यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब क्या करेंगे हम x टू दी पावर 4 में से फोर्थ पावर चढ़ाएंगे, तो y x y इनवर्स रेज टू दी पावर 4 दैट इज y x टू दी पावर 4 y इनवर्स। यहाँ पर देखिए आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, y x y इनवर्स के पावर में अगर हम n चढ़ाएंगे तो ये डायरेक्ट हो जाता है y x टू दी पावर n y इनवर्स। आप बोलेंगे भैया ये तो कम्यूटेटिव नहीं है, तो कैसे हो गया? तो देखिए इसको अगर आप खोलेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ n को 3 पुट कर दिया, सो ये क्या हो जाएगा y x y इनवर्स y x y इनवर्स y x y इनवर्स, y एंड y इनवर्स आइडेंटिटी, y एंड y इनवर्स आइडेंटिटी दैट इज y एक्स क्यूब y इनवर्स। सो इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर दिया। आई होप आपको ये रिजल्ट आता है, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए। सो दैट इज देखिए x टू दी पावर 16 इक्वल्स टू y x टू दी पावर 4 y इनवर्स। अब हमें इस एलिमेंट को निकालना है, यहाँ से इस रिलेशन से y इंटू एक्स टू दी पावर 4 को निकालना है। कैसे निकालेंगे? सो लेफ्ट हैंड साइड से हम एक y को मल्टीप्लाई कर देंगे, y स्क्वायर x y एक्स टू दी पावर 4 y। अब राइट हैंड साइड से एक y इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, y स्क्वायर एक्स y इनवर्स इक्वल्स टू y एक्स टू दी पावर 4। अब देखिए y एक्स टू दी पावर 4 आ गया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, y स्क्वायर एक्स y इनवर्स इंटू y इनवर्स दैट इज y स्क्वायर एक्स y टू दी पावर -2। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, y स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आइडेंटिटी x इंटू आइडेंटिटी इनवर्स दैट इज x। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x टू दी पावर 16 इक्वल्स टू x दैट इज x टू दी पावर 15 इक्वल्स टू आइडेंटिटी। दिस implies that order of x is either 1 और 15। यहाँ से हमें मिल रहा है आइदर 1 और 7, तो दैट मीन्स बोथ प्लेस में हम कंपेयर करके बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ एक्स इज 1, ऑर्डर ऑफ एक्स इज 1, क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप दोनों एलिमेंट से जनरेट हो रही है, सो y का ऑर्डर 1 नहीं हो सकती है, सो y का ऑर्डर डेफिनेटली 2 है। दैट मीन्स x का ऑर्डर है 1, y के ऑर्डर है 2, that is the smallest possible non-trivial group containing element x and y such that this is the correct answer। अगर y का ऑर्डर 1 भी हो जाए ना, y का अगर ऑर्डर मान लीजिए 1 हो गया, तो x और y दोनों ही आइडेंटिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बोला है नॉन ट्रिवियल ग्रुप, मतलब ग्रुप ट्रिवियल नहीं होना चाहिए। अगर x और y दोनों ही ट्रिवियल हो गया और दोनों ही आइडेंटिटी हो गया तो ग्रुप तो ट्रिवियल हो जाएगा, तो उस केस में वायलेशन हो जाएगा, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी ए सी डी इज नॉट करेक्ट आंसर। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन एंड अगेन दिस इज स्ट्रांगली लॉजिकल क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, 2 नंबर का अच्छा क्वेश्चन। आपको ये लॉजिक पूरा अच्छा से आना चाहिए, तब जाके आप ये क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में 2 मार्क में से पूछा गया है आपका ये क्वेश्चन। सो हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 2012 में, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि लिखने का प्लेस नहीं है, तो आइए क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट ओमेगा इक्वल्स टू कॉस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 where m equals to 0 iota 0, n equals to omega 0 0 omega square। सो दोनों मैट्रिक्स है एंड g is m and n be group generated by the matrix m and n under the matrix multiplication, then g by zg is isomorphic to c6 s3 c2 c4। सो देखिए यहाँ पर C6 का मतलब क्या है, C6 मतलब साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, C2 का मतलब है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, C4 का मतलब है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4।
यही है इसका मतलब। और बाकी तो आप S3 का मत, S3 तो सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर भी हम सेम रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। सेम रिजल्ट क्या अप्लाई करेंगे? सेम जो रिजल्ट है G/ZG अगर साइक्लिक हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट G इज एबिलियन, G को एबिलियन होना चाहिए। सो अब देखिए, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। अगर किसी तरीके से हम दिखा सकते हैं G एबिलियन नहीं है, तो डायरेक्टली हम बोल देंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो G को एबिलियन ना दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं हम अगर दिखा दे एम एन शुड नॉट इक्वल्स टू एन एम, देन हमारा जो टास्क है वो पूरा हो जाएगा। सो आइए अब m और n को मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ से देखते हैं। तो पहले m को लिख लेते हैं क्योंकि ये ऊपर उठ रहा है। सो m इज 0 आइडेंटिटी 0 एंड n इज n क्या है, ओमेगा 0 ओमेगा स्क्वायर। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो m n। सो 0 आइडेंटिटी 0 ओमेगा 0 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? 0 आयोटा ओमेगा स्क्वायर, आयोटा 0। सो आयोटा ओमेगा 0। अब एन एम को निकालो, ओमेगा 0 ओमेगा स्क्वायर, 0 आयोटा 0। सो देखो 0 आयोटा ओमेगा 0 आयोटा ओमेगा 0 आयोटा ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 0। सो यहाँ से देखिए, क्लियरली देखिए, एम एन और एन एम दोनों इक्वल नहीं आ रही है। सो बाय दिस रिजल्ट जी इज नॉट एन एबिलियन ग्रुप। अगर जी एबिलियन ग्रुप नहीं है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे G/ZG साइक्लिक नहीं हो सकती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाकी ए सी एंड डी इज नॉट करेक्ट। कितना सुंदर क्वेश्चन है देखिए। यहाँ पर अगर आपका कोई यूज नहीं है इस ओमेगा को, दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रक्शन, मतलब डिस्ट्रक्ट करने के लिए स्टूडेंट को ये क्वेश्चन दे देते हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 1 घंटा के आसपास हो गया है। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम दूसरा पार्ट में डिस्कस करेंगे। सब कुछ करेंगे, पूरा 2024 तक ही मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन दूसरा पार्ट में आएगा, क्योंकि एक पार्ट में अगर करेंगे तो 3-4 घंटा के वीडियो हो जाएगा। और मेरा टारगेट है अच्छे से एक एक लाइन को आपको समझाना, ना कि भगाना। अगर मैं भगाना चाहता हूँ तो एक ही दिन में सब सारा क्वेश्चन कर दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा ना। ऐसा करके क्या ही फायदा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। सो आइए करते हैं 2012 का 2 मार्क से क्वेश्चन आया है। द नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप इन ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 ईच। सो बेसिकली हमारा ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 45। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 5। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर इंटू 5। सो 5 एसएसजी पूछा है, तो बाई साइलो थर्ड थ्योरम 5 एसएसजी कितना रहता है? 1 + 5 के, जो कि 9 को डिवाइड करना चाहिए। के इक्वल्स टू 0 1 2 3 डॉट डॉट। आप के को 0 पुट कर दो, के को 0 पुट करने से 1 9 को डिवाइड करे, हाँ जी कर रही है। के को 1 पुट कर दो, 1 + 5 व्हिच इज इक्वल्स टू 6 6 9 को डिवाइड नहीं करिए। के को 2 पुट कर दो, 1 + 10 व्हिच इज इक्वल्स टू 11, जो कि 9 को डिवाइड नहीं करिए। बाकी के लिए तो वो 9 से बड़ा हो जाएगा। सो हमें 5 एसएसडी कितना मिल रहा है? यूनिक मिल रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, बाकी बी सी डी इज नॉट करेक्ट। अगेन दिस इज ए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। सो आई थिंक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उसमें से आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता चल गया है, जो गेट में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। गेट में लॉजिकल एज वेल एज मेमोरी बेस्ड एज वेल एज मिक्स्ड टाइप का क्वेश्चन आता है। सो आपको
दोनों चीजें के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाइए, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत सारा टाइम है आपके पास। सो बहुत सारा ज्ञान दे दिया आज। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।